मैं हूं जी वसीम अकरम और वेलकम टू बायो विद वसीम अकरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एसएसटी के डेट्स जो हैं वो अनाउंस होने वाले हैं, साइंस कैटेगरी में भी और जनरल कैटेगरी में भी। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट मैं ये समझ रहा था कि जितना इल्म मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद आप लोगों को उस इल्म से फ़ायदा हो। आपने नाक़िस इल्म के हिसाब से चैनल बनाया है और आप लोगों के साथ जो इल्म है मेरे पास वो शेयर करूंगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की बायोलॉजी से। और क्लास 9th में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी के अंदर क्लास 9th में। नेक्स्ट आता है जी इंट्रोडक्शन, यानी तारुफ। बायोलॉजी है क्या चीज़। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी साइंसेस हैं, जिस तरह से सोशल साइंस हो गई, बाकी सारी साइंस हो गई, इस तरह से नेचुरल साइंस भी एक साइंस है। और बायो को समझने से पहले हमें थोड़ा बैक पे जाना होगा कि जी साइंस है क्या। साइंस सेंट्रिया से हुआ लिया हुआ एक वर्ड है और जिसकी माना ये निकलती है कि जी तजुर्बों और मुशाहिदों से जो इल्म हासिल हो हमें, उसे हम साइंस कह रहे होते हैं। बायोलॉजी जो है ये कुदरती साइंस की एक ब्रांच है जो डील कर रही होती है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स से। तो अगर हम स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स कहते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक ओल्ड रिसर्च के हिसाब से ये डेफिनेशन बनाई गई है, क्योंकि उस वक्त ये था कि जी सिर्फ जानदारों के मुतल्लिक रिसर्च की जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गैर जानदार होने के बावजूद भी हमसे जो है वो इंटरेक्ट कर रही थी, जिनमें हमारे पास वाटर आ रहा है, लाइक एयर आ रही है, बाकी सारी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो जानदारों के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर इस डेफिनेशन को हमने कंप्लीट करना है तो फिर हम कहेंगे कि जी स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर हम कहेंगे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तब जाके ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन तब होगी। बायोलॉजी के अंदर हमें हासिल क्या होता है। बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज जानदारों के मुतल्लिक। तो जानदार एक दूसरे के शेप में डिफरेंट होते हैं, साइज़ में डिफरेंट होते हैं, उनकी कंपोजिशन यानी उनकी बनावट जो है डिफरेंट होती है, उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, उनका मोड ऑफ़ मूवमेंट डिफरेंट होता है, मोड ऑफ़ ग्रोथ डिफरेंट होती है, मोड ऑफ़ डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो इल्म हमें बायोलॉजी दे रही होती है। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की हिस्ट्री की कि बायोलॉजी कहाँ से लिया हुआ है, कौन सी ज़बान का वर्ड है, तो द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। अब ग्रीक लैंग्वेज से ही क्यों, किसी और ज़बान से क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो बायो के ऊपर रिसर्च की गई थी, स्टडी की गई थी, वो यूनानियों ने की थी। इस वजह से ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड इसे कंसिडर किया जाता है। और बायोलॉजी यूनानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी लिया हुआ है लॉगस से, जिसकी माना है थॉट्स, रीजंस, नॉलेज, स्टडी। तो जिस तरह से हम अपनी ज़बानों में इंग्लिश में जो है जी हम ज़िंदगी को लाइफ कहते हैं, उर्दू में हम ज़िंदगी या हयाती कह रहे होते हैं, सिंधी में हयाती, ज़िंदगी, वॉटेवर जो भी कह रहे होते हैं बाकी ज़बानों में। तो इस तरह से यूनानी अपनी ज़बान में ज़िंदगी को बायोस कह रहे होते हैं। और नॉलेज हासिल करने को, पढ़ने को, स्टडी को, सोचने को, समझने को, उनके मुतल्लिक रीज़न्स तलाश करने को वो लोगोस कह रहे होते हैं। तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड से ये डेफिनेशन साबित होती है कि बायोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ द लाइफ। सिंपली अगर आप स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के चक्कर में पड़े तो सिंपली यू कैन से दैट बायोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ लाइफ। और जब लाइफ की बात आती है तो लाइफ में, ज़िंदगी में, फिर आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी आपके साथ आ जाती हैं और लिविंग थिंग्स भी आपके साथ आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ज़िंदगी है क्या। क्रिएट होता है जो ये है कि जी लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। अब तक किसी ने भी ज़िंदगी को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, लेकिन कुछ ज़िंदगी के प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनकी बेसिस पर हम
ज़िंदगी को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, लाइफ़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं थ्रू फ्लोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। और वो जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज़म्स में, जिनमें आपका डाइजेशन आ जाता है, आपका रेस्पिरेशन आ जाता है, आपका मेटाबॉलिज़्म आ जाता है, आपका मूवमेंट आ जाता है, आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, या इसके अलावा जितने भी प्रोसेसेस आ जाते हैं, तो ये प्रोसेसेस जिस जिस चीज़ में पाए जाते हैं, हम उस चीज़ को इस तरह से कंसीडर करते हैं कि जी ये ज़िंदगी में शुमार होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि देयर आर 3 मेजर डिवीज़न्स ऑफ बायोलॉजी। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, तो पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट देयर वर 2 मेजर डिवीज़न्स ऑफ बायोलॉजी। 2 मेजर डिवीज़न्स थी बायोलॉजी की, जिसमें आपकी ज़ूलॉजी और बॉटनी आ जाती हैं। बट न्यू रिसर्च और न्यू स्टडी के मुताबिक बायोलॉजी को जो है जी 3 मेजर डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ना तो आपके ज़ूलॉजी के अंदर आ सकती थी और ना ही आपकी बॉटनी के अंदर आ रही थी। इस वजह से उनको अलग करके जो एक अलग डिवीज़न के अंदर रखा गया है, और ये डिवीज़न्स फ़र्दर फिर जो है ब्रांचेज़ में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले जो डिवीज़न आती है वो आती है आपकी ज़ूलॉजी। सो द वर्ड ज़ूलॉजी ये आपका डिराइव्ड हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी ज़बान से। यूनानी ज़बान का एक वर्ड है ज़ून, और इसको ज़ोइन भी कहा जाता है, जिसकी माना निकलती है एनिमल्स। और दूसरा लॉगोस, जिसकी माना निकलती है स्टडी, नॉलेज, थॉट्स, रीजंस, कि जी जानदार का एनिमल्स कहाँ से आए, और किस तरह से खाते हैं, किस तरह से हज़म करते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो प्रॉपर चल रही होती है, ग्रोथ किस तरह से होती है, डेवलपमेंट किस तरह से होती है, उनके अंदर इरिटेबिलिटी किस तरह से आती है, हाउ दे कैन रेस्पायर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम ज़ूलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट द ज़ूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स के फंक्शंस आ गए, एनिमल्स का स्ट्रक्चर आ गया, एनिमल की साइज़ आ गई, एनिमल का शेप आ गया, एनिमल्स की कंपोजिशन आ गई, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं हम ज़ूलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बॉटनी। क्योंकि बॉटनी जो है ये भी आपकी यूनानी ज़बान से लिया हुआ है, और यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ब्यूटैन से लिया हुआ है, जिसकी माना है प्लांट्स। और लॉगस आप लोगों को पता है मीन्स स्टडी, नॉलेज, थॉट्स, रीजंस, ये चीज़ें हम इसके अंदर तलाश करते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट ज़ूलॉजी जो है वो आपके एनिमल्स के मुतल्लिक हमें इल्म फ़राहम करती है, और बॉटनी जो है वो आपकी स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है, कि जी प्लांट्स ग्रोथ किस तरह से करते हैं, क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं या प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, अगर करते हैं तो उनके अंदर किस तरह की मूवमेंट होती है और किस तरह से होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, और अगर होती है तो किस तरह की होती है, किस तरह से ये ग्रोथ करते हैं, किस तरह से ये अपनी प्रोजेनी को आगे लेकर के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी साइज़, उनकी कंपोजिशन, उनकी लाइफ और उनका शेप, उनके अंदर फिर जो फर्दर उनको डिफ़रेंशिएट किया गया है, ये सारी चीज़ें बॉटनी के अंदर इंक्लूड होती हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि जी बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब ये 2 ब्रांचेज़ जो थी, ये जो डिवीज़न्स जो थी मेजर, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उस वक़्त के साइंटिस्टों को परेशान कर रही थी, जो ना तो आपके ज़ूलॉजी के अंदर आ रही थी, ना ही आपकी बॉटनी के अंदर आ रही थी, बिकॉज़ दे आर द डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिर इनको अलग करके एक दूसरे डिवीज़न के अंदर रखा गया, और उसको हम नाम देते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स bio means life, logy means study. So it means simply that you can say that study of small things or small life. So simply we can say that microbiology deals with the study of microscopic organisms. अब microscopic organisms कौन से हैं? Those organisms which cannot seen by the naked eye of human being, जो इंसान की आम आँख से नज़र ना आ रहे हों, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कह रहे होते हैं, विच कैन ओनली सीन बाय द माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम देख सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिज़म्स हैं कौन से? आपके बैक्टीरियाज़ हो गए, आपके अमोबा हो गए, आपके पैरामीशियम, यूग्लिना,
एंटामोबा हिस्टोलाइटिका वगैरह, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, वायरसेस वगैरह, ये सारे आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद वर्ड आ रहा है माइक्रोस्कोप। हमने तकरीबन पढ़ा भी है, सुना भी है कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो माइक्रोस्कोप के बारे में ये तो पता है कि जी छोटी-छोटी चीज़ों को हम इसके अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी डेफ़िनेशन के तकरीबन लोगों को कम पता होता है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू ऑब्ज़र्व और टू सी। सो simply we can say that microscope is an instrument which can use to observe the small or tiny particles, those small tiny particles which cannot seen by the naked eye of human being। अब इसमें बैक्टीरियाज आ गए, वायरसेस आ गए, फंजाई आ गए, जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर आपके सेल्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ये जो डिवीजन्स हैं, इन डिवीजन्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस के अंदर। तो मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो डील्स कर रही होती है स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उसके अलावा बाकी सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछली लेक्चर में, बल्कि पिछली इसमें स्लाइड में आपको बता दी थी कि जी सेल का स्ट्रक्चर हो गया, या उनकी कंपोजिशन हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, और मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो गई, मोड ऑफ मूवमेंट हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई, ये सारी डिस्क्रिप्शंस जो हैं ये जानदारों की, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको जो है फर्दर फिर ब्रांचेस में जो है वो तकसीम किया गया है। अब 20th सेंचुरी के अंदर एक एडवांस रिसर्च हुई थी जिसमें जो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं इनको स्पेशलाइज्ड ब्रांच में तकसीम किया गया था। और उन ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है मॉर्फोलॉजी। यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। मॉर्फ मीन्स हालत, यानी ज़ाहिरी हालत। इसको एक्सटर्नल एनाटॉमी भी कहा जाता है। और लॉगस डिस्कोर्स और स्टडी, थॉट, रीज़न्स, नॉलेज, ये सारी चीज़ें। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो चीज़ हमें हमारी आँख से नज़र आ रही होती है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आवर हैंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ आवर लेग्स, स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ आवर आईज, स्ट्रक्चर ऑफ आवर एयर्स, स्ट्रक्चर ऑफ आवर आईलिड्स वगैरह, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल पार्ट्स कहला रहे होते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और इस चीज़ की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है मार्फोलॉजी के अंदर, जिसको एक्सटर्नल एनाटॉमी भी कहा जाता है। अब इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं, इन्होंने एक और ब्रांच का जो है इजाफ़ा किया, एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है ये भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। एना मीन्स पार्ट या अप, और टॉम मीन्स टू कटिंग। और इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जो सर्जन्स होते हैं, जो सर्जरीज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ जो है एनाटॉमी उनके लिए बहुत ही अहम होती है। और द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के जो अंदर पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को स्टडी करना। और वो स्टडी किस तरह से होगी, वो होगी कटिंग दैम। जब हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कट करेंगे, कट करने के बाद उसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमें पता चलेगा कि जी ये स्ट्रक्चर इसका किस तरह का है और फंक्शन किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ हार्ट, अगर हम दिल के मिसाल लें तो दिल का स्ट्रक्चर हमें ज़ाहिरी तौर पर घूमते हुए पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे तो डाइसेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि जी दिल के कितने चैम्बर्स हैं, और कितने आर्ट्रिकल्स हैं, कितने वेंट्रिकल्स हैं, और किस तरह से ये पंप कर रही होती है, किस तरह से इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एनाटॉमी के अंदर जो है वो डिस्कस की जा रही होती हैं। फिर आपके पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के आगे आप लोगों ने एल और फुल स्टॉप देखा होगा कि एल जो है ये लैटिन लैंग्वेज को शो कर रहा होता है, लैटिन वर्ड को ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि सेल जो है वो एक लैटिन लातीनी ज़बान का वर्ड है। सेल मींस कंपार्टमेंट, किसी भी किस्म के कमरे लाइक स्ट्रक्चर हो गए। और जी की आप लोगों ने आगे देखा होगा बायोस के, कि जी ग्रीक वर्ड है, मींस लाइफ, लोगोस मींस डिस्कोर्स, और थॉट्स, रीजंस, नॉलेज, व्हाटएवर यू कैन से।
So simply cell biology is the study of the cell and its organelles. अब सेल और उसके ऑर्गेनील्स की जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सेल बायोलॉजी के अंदर हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एनिमल सेल की एग्ज़ाम्पल लें तो एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साइटोप्लाज़्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्लांट के सेल की तो प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज़्म होता है, फिर उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस जो है पुश टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और इनके अंदर कौन-कौन सी ऑर्गेनील्स मौजूद होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं सेल बायोलॉजी के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक ब्रांच आ रही है हिस्टोलॉजी। ग्रीक ज़बान है और हिस्टोस मींस टिश्यूज़, लॉगोस मींस टू स्टडी, टू नॉलेज, टू थॉट। अब हिस्टोस की माना क्या है? हिस्टोस मींस नेटवर्क या नेट, जिस तरह से एक जाली बनी हुई होती है, एक नेट बना हुआ होता है। सो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अगर हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यूज़ उन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बन रहा होता है जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स की जो अ, ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ कि जी सेल्स जिनका फंक्शंस आपस में एक जैसा हो वो मिल कर के फिर टिश्यूज़ बना रहे होते हैं, टिश्यूज़ फिर आपस में मिल कर के ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन रहा होता है और फिर ऑर्गेनिज़्म कंप्लीटली बन रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए आप लोगों के, एपिडर्मल टिश्यूज़ हो गए आप लोगों के, नर्वस टिश्यूज़ हो गए आप लोगों के, मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए आप लोगों के। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैं ये डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो आप लोगों के टिश्यूज़ में कंसीडर किए जाते हैं। बाकी सारे बहुत से और टिश्यूज़ हैं जो आगे चलकर हम टिश्यूज़ के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो आती है फिजियोलॉजी। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ फिजिस यानी नेचर, लॉगस मीन्स आप लोगों को पता है कि जी टू स्टडी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलाई आ जाता है, कोई भी चेंज आता है या कोई भी फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट, तो हार्ट का काम जो है वो पंपिंग ऑफ ब्लड है। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन, सो दिमाग का काम जो है वो कंट्रोल एंड कमांड द बॉडी, बॉडी को कंट्रोल और कमांड कर रहा होता है। और इसी तरह से अगर हम स्टिमुलाई की बात करें तो जिस तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल लेवल से चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है या किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ हो जाती है हमें, तो ये सारी चीज़ें जो है हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। मीन्स कि जी आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंज आया है फंक्शंस के अंदर, वो फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है टैक्सोनॉमी। ए ग्रीक वर्ड टैक्सिस से लिया हुआ है जिसकी मीनिंग है अरेंजमेंट और नॉमस मींस नेम्स। इसको क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक मिसाल दूँ मैं आप लोगों को कि जी एक क्लास के अंदर अगर हम प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी और हायर लेवल तक के स्टूडेंट बिठा दें और एक टीचर को कहें कि जी आप इन्हें बायो पढ़ा दें या केमिस्ट्री पढ़ा दें, तो जितने भी बच्चे वहाँ पे मौजूद होंगे प्राइमरी के, सेकेंडरी के, तो उनके लिए बायो समझना मुश्किल होगा। और इस हिसाब से फिर जानदारों को भी समझना मुश्किल है, उनकी जेनेटिक्स को और उनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर्स को, जो साइंटिस्टों को जो है बहुत ही परेशान कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि रूल्स बना करके, कुछ कानून बना करके इनको ग्रुप्स में तक़सीम किया और फिर इनको नाम दिए गए, जिन नेम्स को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम्स, जो आगे चलकर हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। अब ये जो लॉ ऑफ नेमिंग है जिसे साइंटिफिक नेम्स हम कहते हैं, तो साइंटिफिक नेम्स हम क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारी आसानी के लिए जो है इनको दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जी प्याज की अनियन की, तो डिफरेंट लैंग्वेज में अनियन को जो है वो डिफरेंट
नाम दिया जाता है। तो अगर आप यूरोप में चले जाएँ, आप अमेरिका में चले जाएँ, आप पाकिस्तान में चले जाएँ, आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ और रिसर्च करें और आप कहें कि जी, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्याज़ चाहिए, मुझे अनियन चाहिए, तो वो समझना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इस वजह से उसे साइंटिफ़िक नेम दिया गया है एलियम सिपा। तो जब आप इस चीज़ को कहेंगे कि जी मुझे एलियम सिपा के ऊपर रिसर्च करनी है, तो जितने भी मुल्क हैं, उनके जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ जाएँगे कि जी आप किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अपनी आसानी के लिए इन्होंने लॉ ऑफ नेमिंग दिया।